नेक्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक पेरीरेडिकुलर डिजीज़ में एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस, इसको क्रॉनिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस भी कहते हैं। ये सिंपल ऐसे है कि जब आपका सिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस था वो प्रोग्रेस करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंपल ये होगा कि लो ग्रेड इन्फेक्शन होगी जो कि बेसिकली इक्विलिब्रियम में होगी, तो बेसिकली सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ऐसे है कि रूट कैनाल के अंदर से जो इरिटेंट आके पेरीरेडिकुलर टिश्यूज़ को मतलब डिस्टर्ब कर रहा था, उसके अगेंस्ट लो ग्रेड डिफेंसिव रिएक्शन है बोन का। तो ये प्रोग्रेस करता रहेगा लेकिन पेन नहीं करेगा। और ये ऐसे है हिस्टोपैथोलॉजिकली देखें ना तो इसमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स होते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट बात भी यही है कि इसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना हो तो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी लाजमी ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सिम्टम्स कोई नहीं होते अनलेस के पस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। तो अगर तो पस नहीं बन रही और ये एब्सेस की तरफ नहीं जा रहा तो आपका ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, पेशेंट को पेन नहीं होगी और ये टेंडर टू परकशन भी नहीं होगा। दूसरी बात ये अगर इसको भी ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फर्दर प्रोग्रेस करके क्रॉनिक एब्सेस बना देगा। तो डायग्नोसिस इसका यही है कि रेडियोग्राफिकली इसमें आपको मिलते हैं डिस्टिंक्ट चेंजेस पेरीरेडिकुलर टिश्यू के अंदर, जबकि जो सिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस था उसमें बहुत माइन्यूट से रेडियोग्राफिक चेंजेस होते हैं, जिनमें ये था कि नॉन वाइटल टूथ होगा तो सिर्फ एपिकल वाइडनिंग होगी पीडीएल की, जबकि वाइटल टूथ होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इसमें आपको रेडियोग्राफिक रेडियोलुसेंसी मिलेगी पेरीरेडिकुलर एरिया के अंदर। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इसको आपने बाकी जो पेरीरेडिकुलर डिजीज़ हैं उससे डिफरेंशिएट करना हो तो हिस्टोपैथोलॉजी ज़रूरी है कि आप उसका कोई पार्ट लेके उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें। लेकिन वो ये कहता है कि क्योंकि ये सारी पेरीरेडिकुलर डिजीज़ एक ही तरीके से ट्रीट होती हैं, यानी कि आप आरसीटी कर दें और उसको तो खुद ही ठीक हो जाती हैं, तो वो ये कहता है कि इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसका डिफरेंशियल बनाएं। फिर इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है। हिस्टोपैथोलॉजी सिंपली ऐसे है कि जो आपकी इन्फेक्शन बढ़ रही है वहाँ पे पेरिडोंटाइटिस हो रहा है, वो बेसिकली आपकी बोन के एक्सपेंस पे हो रहा है, यानी जितना वो एक्सपेंड करता जाएगा उतनी आपकी बोन वहाँ से रिजॉर्व हो रही है। तो बोन के साथ आपको जो रिप्लेसमेंट होगी वो ग्रैन्युलोमेटस टिश्यू की होगी। ग्रैन्युलोमेटस टिश्यू इस तरह होगा कि बाहर फाइब्रस कैप्सूल होगा और उसके अंदर सेंट्रल पोर्शन में लूज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स होंगे। इसी के साथ आपकी रूट के साथ आपके रेस्ट ऑफ मोलेसिस सेल रेस्ट ऑफ मोलेसिस पड़े होते हैं, जो कि हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीथ के रेमनेंट्स होते हैं। हर्टविग्स रूट शीथ जो है वो बेसिकली आपकी रूट डेवलपमेंट करवाती है। अब होता यह है कि अगर ये उसकी वजह से ट्रिगर हो जाएंगे तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो खैर आगे देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी इन्फेक्शन बढ़ रही है वो आपके जो है बोन उसके एक्सपेंस पे बढ़ रही है। तो जो एल्वियोलर बोन की पेरिफ्री होगी वहाँ पे रिजॉर्प्शन हो रही होगी और ऑस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होंगे, और वो बेसिकली बाद में फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होते जाएंगे। और जो रूट सरफेस है वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी सीमेंटोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी, वहाँ पे एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन हो रही होगी, या फिर सीमेंटोब्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से हाइपर सीमेंटोसिस भी हो सकता है। तो रूट के साथ ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जबकि बोन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी फाइब्रस टिश्यू से या ग्रैन्युलोमेटस टिश्यू से। ट्रीटमेंट सिंपल है कि आप उसकी रूट कैनाल कर दें तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। फिर है क्रॉनिक एल्वियोलर एब्सेस का। क्रॉनिक और एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो एक्यूट होगी उसको बेसिकली ड्रेन होने का पाथ नहीं मिल रहा होगा तो वो प्रेशर इंक्रीज़ करेगी। एक्यूट वाली को ड्रेन होने का पाथ नहीं मिल रहा होगा तो वो जो साइज़ में बढ़ती जाएगी उतना प्रेशर डालेगी और उतनी पेन करवाएगी। जबकि जो क्रॉनिक होगी इसको ड्रेन होने का पाथ मिल गया होगा, यानी बेसिकली एक साइनस ट्रैक्ट बन गया होगा जो इंट्राओरली या एक्स्ट्राओरली पस को ड्रेन करता जाएगा। तो क्योंकि वो पस ड्रेन होती जाएगी तो उसका कोई ख़ास प्रेशर नहीं होगा, तो बेसिकली ये एक क्रॉनिक हो जाएगी और बेसिकली सिम्टमलेस होगी। तो सिंपल ये है कि होना इसने ऐसे ही है कि जो पल्प की जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद नेक्रोसिस हो जाएगा और उसमें से जब इन्फेक्शन पेरीरेडिकुलर टिश्यूज़ में जाएगी तो वहाँ पे आपकी पस बनेगी, तो वो एब्सेस हो जाएगी। जब वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली खुद ही, तो आप उसको क्रॉनिक एब्सेस कह देंगे। सिम्टम्स ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं या बहुत माइल्डली पेनफुल होती है, और यूजुअली ये बाय चांस ही मिल जाती है रेडियोग्राफिकली, या फिर आपका कोई साइनस ट्रैक्ट पड़ा हो तो उससे पता चलता है कि एब्सेस बनी हुई है।
तो इसका डायग्नोसिस बेसिकली रेडियोग्राफिकली ही होता है। जब आपको साइनस ट्रैक्ट मिल जाए, मतलब रेडियोग्राफिकली आपको एक रेडियोल्यूसेंसी मिलेगी अराउंड द बोन, अराउंड द रूट। दूसरा है कि जब आपको साइनस ट्रैक्ट मिल जाता है तो उसके अंदर आपने गटा पर्चा डालना होता है, और गटा पर्चा डाल के आप एक एक्सरे करवाते हैं उसका। तो वो गटा पर्चा जिस टूथ की एपेक्स पे जा रहा होता है ना, तो बेसिकली वो टूथ आपका ऑफेंडिंग टूथ होता है। तो ये वो बेसिकली ये बताता है कि डिफरेंट, मतलब एक दांत की कॉज की वजह से जो एब्सेस बन सकती है वो मुख्तलिफ 2-4 दांत छोड़ के भी वहाँ साइनस ट्रैक्ट बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस दांत के नीचे साइनस ट्रैक्ट बना हुआ है वही दांत उसका कॉज है। तो ये गटा पर्चा डाल के आप एक्सरे करवाएं तो पता चल जाएगा कि किस टूथ के एपेक्स तक वो जा रहा है और किस टूथ की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरा ये कि कौन से एरिया में आपकी इन्फेक्शन जाके साइनस ट्रैक्ट बनाएगी, तो वो डिपेंड करता है बोन की थिकनेस पे। टूथ की एंगुलेशन, रूट की एंगुलेशन क्या थी और किस तरफ ज़्यादा थिन बोन थी या थिक बोन थी। तो जो अपर होता है वहाँ पे पैलेटल बोन थिक होती है, इसलिए मोस्टली जो है वो लेबियल साइड पर बनता है साइनस, और जो लोअर एंटीरियर्स हैं इसमें लेबियल होता है, जबकि जो लोअर पोस्टीरियर्स होते हैं उसमें लिंगुअल साइड पे बनता है। क्योंकि लिंगुअल साइड में पोस्टीरियर्स में लिंगुअल साइड की वॉल जो है, बोन जो है वो थोड़ी सी थिन होती है एज़ कम्पेयर टू बकल साइड। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी ऐसे है कि जब इन्फेक्शन आपकी पेरीरेडिकुलर टिश्यू में जाती है तो सबसे पहले वहाँ के जो पेरिडोंटल फाइबर्स होते हैं रूट एपेक्स के, वो डिटैच हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो एपिकल पेरिडोंटल लिगामेंट है वो उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे पेरिफेरी ऑफ द एब्सेस्ड एरिया में। सेंटर में तो आपके ऑब्वियसली इन्फेक्शन होगी ना, उसके अराउंड आपको लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, और उनके इर्द गिर्द फाइब्रोब्लास्ट एक कैप्सूल बना लेंगे। तो जो सपोरेटिव मटेरियल है वो सारा आपका ड्रेन हो सकता है एक साइनस ट्रैक्ट के थ्रू, इंट्राओरली या एक्स्ट्राओरली। तो वो कहता है अगर तो इंटरमिटेंट ड्रेनेज है ना, यानी कुछ देर के लिए आपका प्रेशर इतना बढ़ जाता है अंदर पास का कि वो ट्रैक्ट ओपन हो जाता है और ड्रेन हो जाती है एब्सेस, और फिर थोड़ी देर बाद अगर प्रेशर इतना नहीं बन रहा तो वो ग्रेनुलेशन टिश्यू से साइनस ट्रैक्ट हील हो जाएगा, और फिर जब बिल्डअप होता जाएगा प्रेशर तो उसके बाद फिर वो ओपन करके ड्रेन हो जाएगा। तो ये हो गई इंटरमिटेंट ड्रेनेज। तो ये भी पॉसिबल है इसके अंदर। और दूसरा ये है कि वो कहता है कि जब आप बंद कर देंगे, और बल्कि वो पहले ये बताता है कि एक्स्ट्रा ओरली भी ओपन हो सकता है। अगर लोअर एंटीरियर्स में है तो यूजुअली सिम्फिसिस के एरिया पे होगा, और लोअर पोस्टीरियर्स में है तो यूजुअली फर्स्ट मोलर की रीजन पे होगा। और दूसरा ये है कि जब आप कर देंगे उसको, ट्रीट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हील अप होकर क्लोज हो जाएगा। ट्रीटमेंट एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस की सिंपल यही है कि आपने रूट कनाल करनी है। जब आप सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन को ख़त्म कर देंगे तो पेरीरेडिकुलर टिश्यूज़ ऑटोमेटिकली रिपेयर होकर ठीक हो जाएंगे। फिर आपकी रेडिकुलर सिस्ट या पेरीएपिकल सिस्ट। तो सिस्ट एक एपिथेलियल लाइंड कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड या सेमी सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब सिस्ट 2-3 तरह की होती हैं, एक ट्रू सिस्ट होती है और एक बेसिकली होती है फॉल्स सिस्ट। ट्रू सिस्ट जो होती है वो बेसिकली आपकी, या सूडो सिस्ट कहना दूसरी वाली को, ट्रू सिस्ट होती है जिसकी एपिथेलियल लाइनिंग होती है सारी, जबकि सूडो सिस्ट में एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती। जबकि इनकी डेरिवेशन जो है ये आपकी ओडोंटोजेनिक हो सकती है, नॉन ओडोंटोजेनिक और नॉन एपिथेलियल। नॉन एपिथेलियल को ही सूडोसिस्ट कहते हैं। ओडोंटोजेनिक वो होती हैं जिनकी जो ओरिजिन है वो आपके ओडोंटोजेनिक सेल से हैं, यानी उन सेल से हैं जो आपके टूथ फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ये फॉलिकुलर हो सकती हैं जो एनामल ऑर्गन से अगर बनेंगी, या रेडिकुलर हो सकती हैं जो सेल रेस्ट ऑफ मोलेसिस से बनेंगी, यानी जो रूट हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीथ से बनेंगी, के रेमिनेंट्स से बनेंगी। फिर नॉन ओडोंटोजेनिक होती हैं, यानी इनकी जो डेरिवेशन है वो उन सेल से है जो टूथ फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। यानी इसकी एग्जांपल है, एक उसने दी हुई है नेजोपैलेटाइन सिस्ट, जिसकी जो सेल्स हैं वो नेजोपैलेटाइन डक्ट्स के रेमिनेंट्स से होते हैं। दूसरी फिशरल सिस्ट है, वो भी आपके फेशियल प्रोसेसेस की फ्यूजन में जो सेल्स रह जाएँ उनकी वजह से होती है। तीसरी सूडोसिस्ट है। सूडोसिस्ट वो होती है जिसमें एपिथेलियम लाइन नहीं कर रही होती, ये वो कैविटी है जिसमें एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ट्रोमेटिक सिस्ट हो सकती है, इडियोपैथिक बोन कैविटीज़ हो सकती हैं, या एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट हो सकती है। तो कॉज इसका यही है कि कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके पेरीरेडिकुलर एरियाज़ में जाने के बाद हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीथ के रेमिनेंट्स
सेल एपिथेलियल रेस्ट्स ऑफ मोनालिसिस को स्टिमुलेट कर देगी, तो उनकी जो ग्रोथ होगी उसकी वजह से आपकी ये सिस्ट बन जाएगी। अब इसकी जो बनने का प्रोसेस है उसमें दो थ्योरीज आती हैं। पहली है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट थ्योरी। वो ये कहती है कि जब आपके हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीथ के सेल्स जो एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मोनालिसिस है ना, वो जब स्टिमुलेट होंगे तो वो ऑब्वियसली ग्रो करेंगे। जब वो ग्रो करते जाएंगे ना तो इवेंचुअली एक बड़ा सा वो मैस बना देंगे। तो होगा फिर ये कि जो क्योंकि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी पेरिफेरी से ही आ रही है, तो जो सेंट्रल सेल्स होंगे उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और जब उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो सेंटर में डाई हो जाएंगे और सेंटर में नेक्रोसिस बन के वो कैविटी बन जाएगी, जिसके सराउंडिंग जो एपिथेलियम है वो उसको लाइन कर रही होगी। तो ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि एब्सेस थ्योरी है। वो ये है कि सेंटर में एक एब्सेस बन जाएगी जिसको सराउंड कर लेगी एक प्रोलिफरेटिंग एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू में एब्सेस बनेगी जिसके इर्द गिर्द आपकी एपिथेलियम आ जाएगी। अब फिर इसकी दो टाइप्स हैं आगे। एक है पेरीएपिकल पॉकेट सिस्ट और एक है पेरीएपिकल ट्रू सिस्ट। पेरीएपिकल पॉकेट सिस्ट इस तरह है कि ये जो रूट एपेक्स है ना उसको सराउंड कर रही होगी, यानी उसके अराउंड होगी। और जो पेरीएपिकल ट्रू सिस्ट है ना वो उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा एपेक्स से, वो अलहदा से उसके साइड पे पड़ी होगी टूथ के और पूरी एक इनक्लोज्ड होगी। जबकि जो पॉकेट सिस्ट होगी ना वो कहीं ना कहीं से पेरीएपिकल जो रूट का एपेक्स है ना उससे कम्युनिकेट कर रही होगी। सिम्टम्स पेरीएपिकल सिस्ट के कोई नहीं होते। सिर्फ ये है कि पल्प का नेक्रोसिस हो गया होता है, वो डेड हो गया होता है। सिम्टम्स कोई नहीं होते, लेकिन सिस्टिक प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो आपके टूथ की मूवमेंट करवा सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो एपिकल स्क्रोनल अलाइनमेंट होती है टीथ की वो ख़राब हो सकती है, और इतना ख़राब हो जाए अगर तो टीथ मोबाइल भी हो सकते हैं। और फिर इसका डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस इस तरह है कि सारे क्लिनिकल टेस्ट्स और जो होंगे इलेक्ट्रिकल और थर्मल स्टिमुलेशन टेस्ट, तो वो सारे आपके नेगेटिव आएंगे क्योंकि पल्प डेड हो गया है, और पेरीएपिकली भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे। बाकी है कि जब आप उसको देखते हैं रेडियोग्राफ के ऊपर तो आपको एक प्रॉपर राउंड रेडियोलुसेंसी नज़र आती है, जो अगर पॉकेट सिस्ट होगी तो वो बिल्कुल एपेक्स के साथ होगी। लेकिन वो कहता है कि सिर्फ रेडियोग्राफ की बेस पे आप इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। फिर इसके डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल इसके मल्टीपल चीज़ों से करना होता है। एक आपने इसको रेडियोग्राफिकली देखना है तो एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस से इसके रेडियोग्राफिक अपीयरेंस मैच करेगी, लेकिन उसमें भी आपने देखा है कि हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे तो आपका डिफरेंट आएगा इसका और एपिकल पेरिडोंटाइटिस का एसिम्प्टोमेटिक का। उसमें भी उसने कहा था कि अगर उसका डेफिनेट डायग्नोसिस चाहिए तो आपने उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवानी होती है। फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, ये दूसरी बात उसने बताई है कि सिस्ट जो होती है वो यूजुअली बड़ी होती है एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस से। फिर होती है कि आपकी जो नॉर्मल बोन के अंदर कोई कैविटी है, फॉर एग्जांपल मेंटल फोरामेन है या इंसिसिव फोरामेन है, तो आपने इसको रेडियोग्राफिकली उससे डिफ्रेंशिएट करना है सिस्ट से। उसका मेथड ये है कि जब अगर आप मुख्तलिफ एंगुलेशंस पर रेडियोग्राफ्स करवाते हैं तो जो आपकी सिस्ट होती है वो हमेशा रूट की एपेक्स के साथ ही मिली पड़ी हुई नज़र आती है, जितने मर्जी एंगल बदल के आप एक्सरे ले लें। लेकिन जो बोन की कैविटी होगी, फॉर एग्जांपल इंसिसिव फोरामेन है, वो डिफरेंट एंगुलेशंस पे डिफरेंट जगह पे चला जाएगा। फिर आपने इसको ग्लोब्यूलर मैक्सिलरी सिस्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। वो ये होती है कि अपर लेटरल और कस्पिड के दरमियान में बनती है यूजुअली, और उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। और लास्टली आपने इसको ट्रोमेटिक बोन सिस्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। ट्रोमेटिक बोन सिस्ट भी एक हॉलो कैविटी होती है जिसकी एपिथेलियम लाइनिंग नहीं होती, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लाइनिंग होती है, और उसको आपने बेसिकली उसके अंदर ना ब्लीडिंग इंड्यूस करवा के उसको ट्रीट करवाते हैं। तो यूजुअली बेसिकली तो आपने हिस्टोपैथोलॉजी करके ही डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन ये उसके बेसिकली हैं पॉइंट्स जिनको आपने पता हो गया। अगर आपकी एपिकल रेडियोलुसेंसी आ गई है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी सिंपल सी है कि जो लाइनिंग होगी वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की होगी, और अंदर आपको जो सेल्स मिलेंगे, अंदर तो आपको बेसिकली मिलेगा डेब्री होगा या सिनोफिलिक मटेरियल होगा। कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, और जाइंट सेल्स हो सकते हैं। और जो उसमें के अंदर ही जो सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू उसमें आपको लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे। ट्रीटमेंट उसकी वो ये बताता है कि यूजुअली सिस्ट को ट्रीट किया जाता है इन्यूक्लिएशन या मार्सुपलाइजेशन से।
लेकिन हमेशा ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बेसिकली ये कहता है कि नॉन सर्जिकली आप रूट कनाल करें और पीरियडिकली फॉलोअप करें कि वो ठीक होती है कि नहीं। लेकिन अगर वो इस तरह नहीं हो रही, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो फिर ऑब्वियसली आपको इन्यूक्लिएशन या मार्सुपियलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा।